छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,717 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं 199 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 509, दुर्ग में 229, मुंगेली में 563 मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर बिलासपुर में 566 तो रायगढ़ में 847 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में कोरोना के 1,21,836 एक्टिव केसेस हैं, जिनका इलाज जारी है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार कम हुई है। पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। 24 घंटे में कोरोना के 9,717 केसेस सामने आए। वहीं हॉटस्पॉट बने दुर्ग में अब कोरोना के आंकड़े, नए संक्रमितों के आंकड़े कम हुए हैं। 219 नए मरीज सामने आए। वहीं कोरोना काल में एक राहत भरी खबर आई है। प्रदेश में कोरोना केसेस में गिरावट सामने आई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से अपील की है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन खुलता है तो ये ना माने कि कोरोना खत्म हो गया है। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से अपील की है कि कोरोना काल में लापरवाही ना बरतें, गाइडलाइंस का पालन करें और अगर लॉकडाउन को खोला जाता है तो ये ना समझें कि कोरोना चला गया है। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश में कोरोना के केसेस में गिरावट देखने को मिली। पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हुआ, रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि गाइडलाइंस का पालन करें और कोरोना लॉकडाउन का भी पालन करें। लॉकडाउन लगने के बाद उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है। केसेस कम होते हुए छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं। जहां सबसे ज्यादा केसेस पहले हो रहे थे रायपुर और दुर्ग संभाग में, वहां केसेस दब से गए हैं। कम प्रतिशत संक्रमण की जानकारी सामने आ रही है। फिर भी सचेत रहने की बात है। लेकिन अगर लॉकडाउन या जब लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन तो हटेगा ही, लेकिन जब हटेगा उसमें नागरिक अगर ये मान के चलेंगे कि अब कोरोना चला गया तो बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्री और विधायकों की बैठक हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। इसी के चलते जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सारे देश में थर्ड वेव की आने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की सीमा आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। वहाँ का भी जो नया वायरस 440N करके बस्तर में प्रवेश किया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का और कैसा विस्तार किया जा सकता है, न केवल जिला अस्पताल के स्तर पर, न केवल मेडिकल कॉलेजेस के स्तर पर, CSCs और PSCs में और किन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, सभी जनप्रतिनिधियों से राय लिया गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के राजभवन पहुंचने पर कांग्रेस मुखर हो गई। कांग्रेस ने कहा कि राजभवन को पॉलिटिक्स का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। दरअसल सरकार से मीटिंग के मुद्दे पर पेंच फंसने के बाद बीजेपी नेता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को राज्य सरकार के खिलाफ एक शिकायती पत्र सौंपा। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राजभवन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी को राजभवन को पॉलिटिक्स का अड्डा न बनाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनभावनाओं का सम्मान करना आना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ तक के उदाहरण दिए। दरअसल बीजेपी नेता एक दिन पहले राजभवन गए थे। उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर एक शिकायती पत्र राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपा था। जनादेश का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए। और दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ में यहाँ भी कोई भी बात होती है तो राजभवन तक भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुँच जाते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, राजभवन को भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए और राजभवन को न राजनीतिक मोहरा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में है और सरकार जो काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है। उधर बीजेपी ने कृषि मंत्री के इस बयान पर पलटवार किया।
बीजेपी ने कहा कि राजभवन इसलिए सक्रिय है क्योंकि सरकार अपने राजकाज में लगातार असफल हो रही है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार तमाम फंड होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, कोरोना की लड़ाई में फेल हो गई है। सरकारें जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, तब राजभवन को सक्रिय होना पड़ता है। और ये सरकार का फेलवरनेस है कि राजभवन को सक्रिय आखिर क्यों होना पड़ रहा है। बड़े बड़े कि हम जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसको हम बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं, इमली वहाँ पर सड़ रही है, आदिवासी फेंकने के लिए मजबूर हैं, परंतु ये सरकार को जितने भी पैसे हैं, चाहे वो शराब के सेज से मिले हुए पैसे हों, चाहे वो आपदा प्रबंधन के से मिले हुए पैसे हों, चाहे वो डीएमएफ से मिले हुए पैसे हों, सब पैसों को ठेका टेंडर के माध्यम से अपने स्वयं के लाभ की व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना चाहते हैं। राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप, बार पलटवार तो होगा ही, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना काल में जब सवाल जीवन मरण का है, तब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष तू मैं में उलझा हुआ है। विपक्ष को जनता की आवाज़ उठाने का अधिकार है, लेकिन हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाए, इससे जनता अच्छे से समझती है, और राजभवन को आपसी राजनीति में घसीटा जाए, ये भी जनता देख रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी पर अब ट्विटर वॉर जारी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पूर्व सीएम रमन सिंह के बाद अब कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया और बीजेपी नेताओं को जवाब दिया। लिखा कि बनारस में लॉकडाउन में शराब दुकानें खुली हैं। मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। आगे लिखा, रमन सिंह चाहते हैं कि मोदी के रास्ते पर छत्तीसगढ़ चले। बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा था। इसके साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी कांग्रेस को घेरा था। ट्वीट कर लिखा कि राहुल जी, छत्तीसगढ़ भी इसी देश का हिस्सा है। काश आपको यहाँ की बदहाली और अव्यवस्था दिखती। टेस्टिंग के लिए लाइन, अस्पताल के लिए लाइन, ऑक्सीजन के लिए लाइन, इंजेक्शन और दवाई के लिए लाइन, वैक्सीन के लिए भी लाइन, लेकिन बस दारू ऑनलाइन मिल रही है। यही कांग्रेस की पहचान है। छत्तीसगढ़ कोरोना की समाप्ति की राह पर आगे बढ़ रहा है। मार्च और अप्रैल में संक्रमण के ज्यादातर आंकड़ों को छूने के बाद अब प्रदेश ने राहत की सांस ली है। सरकार और जनता की कोशिशों का नतीजा ही है कि अब पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और रिकवरी रेट भी बढ़ गया है, जिससे कोरोना के खिलाफ छत्तीसगढ़ लड़ाई जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में कोविड महामारी की दूसरी लहर अब जाने को है। प्रदेश सरकार की लगातार कोशिश की वजह से प्रदेश में संक्रमण की दर में कमी आई है। साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या भी कम हुई है। राहत देने वाली ये खबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और निर्देशन का नतीजा ही है, जिसकी वजह से राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिस्तरों की उपलब्धता बनी रही। साथ ही प्रदेश में अब हर वर्ग का टीकाकरण भी तेजी से हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ कोविड से जंग जीता दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे कारण है सरकार की इच्छा शक्ति और प्रशासनिक मशीनरी का अथक परिश्रम। दरअसल कोरोना की दस्तक देते ही सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से शुरू किए गए काम को धीरे धीरे लेकिन बखूबी से अंजाम तक पहुंचाया। फिर चाहे मरीजों की टेस्टिंग की बात हो या होम आइसोलेशन में रहने वालों की देखभाल और दवा मुहैया कराना ही, या अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था के साथ जरूरी इंजेक्शन और दवाओं की कमी सरकार ने नहीं होने दी। लॉकडाउन लगने के बाद उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है। केसेस कम होते हुए छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं। जहां सबसे ज्यादा केसेस पहले हो रहे थे रायपुर और दुर्ग संभाग में, वहां केसेस दब से गए हैं। कम प्रतिशत संक्रमण की जानकारी सामने आ रही है। फिर भी सचेत रहने की बात है। पूरे राज्य में कुल संक्रमित व्यक्ति ज्यादा टेस्ट में भी कम सामने आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन थोड़ा सा कम होते दिख रहा है ग्राफ। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में कुछ शिथिलता की स्थिति बन सकती है। सरकार ने किस तरह इस महामारी को काबू करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, अब इन आंकड़ों से समझिए। 24 अप्रैल को 17,000 पॉजिटिव केस आए थे, जिसके बाद लगातार इन मामलों में कमी होती गई।
10 मई को सिर्फ 11,867 ही कोरोना के केस मिले और डेली पॉजिटिविटी दर 31 से घटकर 18 के करीब पहुंच गई। वहीं कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में 31,295 बेड की व्यवस्था की। चिकित्सा जगत से जुड़े जानकार बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में संक्रमण के अचानक हमले से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए, लेकिन समय रहते सरकारी प्रयासों ने तेजी से संक्रमण को धीमा करने और उसे रोकने में सफलता पाई। पिछले कुछ दिनों से कॉम्प्लिकेटेड केसेस की संख्या निश्चित रूप से रायपुर और शहरों में कम हुई है। पंचायत स्तर में जो पंचायत कर्मी हैं या पंचायत के जो स्तर के नेता हैं या जो समाज प्रमुख हैं, उनको सावधानी बरतनी होगी। सभी प्रकार की टेस्टिंग और जो सावधानियां प्रारंभिक चरण में की जाती हैं वो करने की ज़रूरत है। चिंता तो हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि हमको अनुशासन बनाए रखना है और चिंता से ही हम सावधान रहेंगे। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। हालांकि सजगता यदि रहेगी तो हम चिंता मुक्त हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ अलग अलग भौगोलिक स्थिति वाला प्रदेश है। इसके बावजूद संक्रमण रोकने, चाहे मरीजों को घर दवा पहुंचाने की बात हो या कोविड अस्पतालों की व्यवस्था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई ने सरगुजा से लेकर राजनांदगांव तक व्यवस्थाओं का ऐसा जाल बिछाया कि संक्रमण की रफ्तार धीमी होने लगी और मरीज खुशी खुशी स्वस्थ होकर घर जाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अब कांग्रेस विधायकों में भी वैक्सीनेशन वितरण के वर्तमान फॉर्मूले को बदलने की मांग की है। मुख्यमंत्री के साथ हुई विधायकों की बैठक में विधायकों का कहना है कि एपीएल कार्ड धारी की संख्या शहरों में ज्यादा है, लेकिन इनके लिए वैक्सीनेशन का कोटा कम है, जिसके चलते टीकाकरण केंद्रों में लंबी लाइन देखने को मिल रही है। इसलिए इस फॉर्मूले को बदलते हुए शहरी क्षेत्रों में एपीएल कार्ड धारियों को ज्यादा वैक्सीन मिलनी चाहिए। फिलहाल इस सुझाव पर सरकार नए सिरे से विचार कर रही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने संकेत दिया है कि वैक्सीनेशन को लेकर शहरी क्षेत्र के लिए अलग फॉर्मूला बनाया जा रहा है। वर्तमान फॉर्मूले के मुताबिक कुल वैक्सीन का फ्रंटलाइन वॉरियर को 20%, अंत्योदय कार्डधारी को 12%, गरीबी रेखा कार्डधारी को 52%, तो एपीएल कार्डधारी के 16% का कोटा है। बात नहीं, देश में आज हम देखते हैं पर डे देश में 24 लाख वैक्सीनेशन पर डे कंपनियां बना रही हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 75 लाख ऑलरेडी वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे चुका है। मगर अभी बहुत से साथियों का सुझाव आया है जो एपीएल, बीपीएल या फिर अन्य है, तो उसमें बड़े शहरों में उस कैटेगरी के कम होते हैं, तो उसमें लोगों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दे। बहुत से लोगों ने सुझाव दिया, तो सरकार उस पर नहीं, देखिए वो तो निर्णय सरकार के ऊपर रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पहली बार पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ है जहां कितने गरीबों को वैक्सीनेशन हो रहा है ये जानकारी है। पूरे देश में कहीं शुरू नहीं हुआ है। और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश थे कि अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल को बराबर रूप से वैक्सीनेशन किया जाए। हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, जिसमें वकील भी शामिल हैं, उसको हम लोगों ने अलग से 20% किया हुआ है। और निश्चित रूप से बहुत कम जगहों में एपीएल के वैक्सीन ख़त्म हो रहे हैं और अंत्योदय के कुछ वैक्सीन बच रहे हैं। इस संदर्भ में भी माननीय विधायकों ने आज सुझाव दिए हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत जल्दी इसमें दिशा निर्देश जारी हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने यहां कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे अलग अलग समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान रमन सिंह ने समाज सेवी संगठनों के काम के लिए उनका धन्यवाद किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में सिंधी समाज, सिख समाज, चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्रेस क्लब, महाजनवाड़ी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। रमन सिंह ने अपने विधानसभा कार्यालय पहुंचकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरूरतमंदों के लिए किए जा रहे ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने गरीबों में सूखा राशन और भोजन का वितरण भी किया। कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बस्तर के सुदूर जंगलों में रहने वाले नक्सली भी इससे अछूते नहीं रहे। कई नक्सलियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली। नक्सलियों में कोरोना का इतना खौफ है कि वो अब इसके
इलाज के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नक्सली कोरोना के इलाज के लिए अब उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां स्वास्थ्य कर्मियों का अक्सर आना जाना होता है। उनसे कोरोना की वैक्सीन और दवा के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और कुछ दवाएं छीने जाने की भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने इस बात की संभावना से इंकार भी नहीं किया। दक्षिण बस्तर के जंगलों में 10 से ज्यादा नक्सलियों के बीमारी के चलते मौत होने की भी खबर है, जिसकी पुष्टि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन का ध्यान नक्सल प्रभावित गांव में लोगों को संक्रमण से बचाने पर है। इन इलाकों में प्रशासन दवाई का वितरण और टेस्टिंग करवा रहा है। क्षेत्र में जो हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं और उन लोग का जो वल्नरेबिलिटी तो रहते हैं, फिर भी हम लोग यथासंभव इस टाइप का घटना को रोकने के लिए इस टाइप का जो मेडिसिन और जो वैक्सीनेशंस है दूसरे नक्सल तक ना पहुंचे, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाना चाहिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा मेन कंसर्न है जो अंदरूनी क्षेत्र में जो आम नागरिक हैं उन तक जो सभी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, और यदि नक्सल संगठन में भी कोई संक्रमित हो रहा है, यदि अपने आप को आत्मसमर्पित कर जो शासन प्रशासन के समझ आ रहा है, उनको भी हम इस टाइप के मेडिकल सुविधा को उपलब्ध कराते हैं। अभी हाल फिलहाल में नारायणपुर और दंतेवाड़ा में कुछ केसेस सामने आए थे जो नक्सल संगठन के जो कैडर्स को गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से कुछ लोग कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ, उनको तो हम इलाज करवा रहे हैं, लेकिन जो हथियार लेकर जो शासन के विरुद्ध में, प्रशासन सुरक्षा बल के विरुद्ध में जो कार्रवाई कर रहा है, उन टाइप के जो कैडर्स को अभी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। रायपुर में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की मानवीय पहल देखने को मिली, जहां कोरोना से पिता खो चुके बच्चों की फीस अब माफ की जाएगी। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये फैसला ऐसे वक्त लिया जब कोरोना अपने पीक पर है और मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि कई परिवार स्कूल फीस अदा करने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को आरटीआई के दायरे में लाने की अपील भी की गई। एसोसिएशन ने सभी स्कूलों से ऐसे बच्चों की जानकारी मांगी है। या पिता या परिवार का जो भी कमाने वाला सदस्य, अगर उसका देहांत कोरोना के कारण हुआ है, इस महामारी में हुआ है, तो हमने सरकार से निवेदन किया कि ऐसे सारे बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत उनको रजिस्टर किया जाए। सरकार के जो भी नियम हो, वैसे केंद्रीय कानून है, लेकिन अगर सरकार के कोई भी नियम हो उसको शिथिल करते हुए उन बच्चों को उसमें रजिस्टर किया जाए, सरकार उनको उनकी फ़ीस दे और हम बाकी सारे खर्च वहन करने को तैयार हैं, ताकि वो बच्चे की पढ़ाई मत रुके। अनाथ हो चुके बच्चे जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, उनको हम कक्षा 12वीं तक इसी तरीके से शिक्षा देंगे ताकि बच्चे की शिक्षा ना रुके। निश्चित रूप से अभी पूरे प्रदेश का आंकड़ा अभी इससे आया नहीं है और अलग अलग वर्ग के लोग हैं। शासकीय सेवक में जो कोरोना से जिनका मृत्यु हुआ है, निधन हुआ है, उनको तो अनुकंपा जैसी पात्रता होगी, लेकिन गरीब लोग और किसान लोग जहां बेसहारा हो गए हैं, उसके लिए भी आज माननीय विधायकों ने सुझाव दिए हैं। आने वाले समय में उसके लिए विचार करेंगे। कोरोना काल में परेशान करने वाली तमाम खबरों के बीच कुछ अच्छी खबरें उम्मीद बनाए रखती हैं। रायपुर के मेखारा अस्पताल में कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाली अंजनी पाटले का सेवा भाव भी ऐसी ही एक खबर है, जो अपने 7 महीने के बच्चे को अपनी मां के पास छोड़कर लंबे समय से कोविड ड्यूटी कर रही हैं। अंजनी कोरोना के मरीजों का हौसला भी बढ़ाती हैं और उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखती हैं। तो कोरोना काल चल रहा है और इस समय तमाम लोग सेवाएं कर रहे हैं मरीजों की। कोविड मरीजों के पास जाने में जब लोग डरते हैं, ऐसे में भी कई लोग हैं जो बढ़ चढ़कर सेवा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है अंजनी पाटले, जो कि अपने 7 महीने के बच्चे को छोड़कर कोविड वार्ड में लगातार सेवा कर रही हैं। अंजनी जी, आप कोविड वार्ड में काम करती हैं, पहले बताइए क्या काम करती हैं वहाँ पे? जी सर, मैं संविदा में वार्ड आया की पोस्ट में हूँ सर। क्या काम करना होता है वहाँ? जी सर, यही है, पेशेंट का सेवा है, व्हीलचेयर वगैरह में उन लोगों को सोनोग्राफी एक्सरे वगैरह कराना है ना। उन लोगों को अभी टाइमिंग में, अब कोरोना काल में अटेंडर वगैरह नहीं रहते ना उनके रिलेटिव उनके साथ, तो उन लोग को भाई ऑक्सीजन वगैरह देखना, पानी वानी, खाना पीना देना है ना। इमरजेंसी मतलब उन लोग का हर तरह से जितना हो सके हम लोग केयर करते हैं। बच्चे की याद नहीं आती आपको? आती है सर, क्या करेंगे, ममता को देखेंगे तो जॉब नहीं हो पाएगा, है नहीं, तो कुछ चीज़ों को तो बलिदान करना पड़ता है। अब ऐसे फील्ड में है सर, तो जरूरी है, सेवा भावना जगह में ऊपर वाला दिया है, तो कुछ किसी का काम आ सके, ये बहुत बड़ी बात है। अपने लिए तो लोग जीते ही हैं, है नहीं। अब मेरी माँ है सबसे बड़ी प्रेरणादायक, वो मेरे बच्चों को संभाल रही है,
मेरे लिए इतना कर रही है तो, और ऐसी जगह में हो तो मेरे को भी बनता है सर। बात करती हैं, उनको अटेंड करती हैं, उनको सहायता करती हैं, उनको कैसा लगता है जब आप उनसे बात करते हैं? क्या उनकी मानसिक स्थिति होती है? सर पहले तो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए आए रहते हैं ना। अब एक तो पहला ये कोरोना हो गया करके ये लोग बहुत डर जाते हैं, तो वो ऐसी जगह में उन लोग को थोड़ा सहानुभूति देना, सांत्वना दिलाना है ना, कि हम हैं आपके अपनों की जैसे, आप अकेलापन मत महसूस करिए, हमसे जितना बनेगा आपका सेवा करेंगे और आप बिल्कुल ठीक होके जाएंगे। ये हम उनको बोलते हैं सर, भी पॉजिटिव होके रहिए, बिल्कुल घबराइए मत। ये अंजनी पाटले हैं और अंजनी पाटले कोविड वार्ड में सेवा करती हैं, अटेंड करती हैं कोविड मरीजों को। उनके परिजन क्योंकि अंदर नहीं रह पाते तो उनको तमाम तरह की जो सपोर्ट है, सहायता है, वो उनको देती हैं और प्रेरित करती हैं। अपने 7 महीने के छोटे से बच्चे को अपनी माँ के पास रखकर यहाँ पर ये लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और इनकी जैसे कई और महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो कि अंदर ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे आपके लिए ड्यूटी कर रहे हैं, अपना त्याग कर कर बलिदान करके ड्यूटी कर रहे हैं। इनके बलिदान को, त्याग को हम सम्मान भी देते हैं और प्रेरणा भी ये पूरे समाज को दे रही है। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। आपने अब तक टीवी सीरियल्स, फिल्मों में कई सुपर हीरो को लोगों की जान बचाते देखा होगा, लेकिन हम आपको ऐसे सुपर हीरो को दिखाने जा रहे हैं जो इस कोरोना काल में संक्रमित मरीजों को घर तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उनकी जान बचा रहा है। लोगों के लिए ये रियल हीरो अब ऑक्सीजन मैन बन गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं उन्हें इन दिनों लोग ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं। दरअसल बिलासपुर के रतनपुर में रहने वाला ये शख्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले सूर्यकांत रजक हैं, जो कोरोना संक्रमित या गंभीर मरीज के लिए फरिश्ता बनकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं और जरूरतमंदों के लिए घर तक ऑक्सीजन की सेवा फ्री में पहुंचा रहे हैं। सूर्यकांत को जैसे ही सूचना मिलती है वो फौरन गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मरीजों को सेवा देने निकल पड़ते हैं। अब तक सूर्यकांत ने 50 से ज्यादा गंभीर मरीज को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर उनकी जान बचा ली है और यही वजह है कि लोग उन्हें अब ऑक्सीजन मैन कहने लगे हैं। अच्छा सेवा दे रहे हैं वो, ऑक्सीजन के लिए, दवाई पानी के लिए। ऐसा नहीं है मेरे को बस सेवा नहीं, सभी को सेवा दे रहे हैं। मेरे को थोड़ा अच्छा से सेवा दिए हैं और मतलब वो ऑक्सीजन सही समय में दिए। हॉस्पिटल भी वहाँ गए थे, तत्काल ऑक्सीजन लगाए थे। घर में भी आके रात को ऑक्सीजन लगाए। कभी अच्छे से ख्याल रखते हुए दवाई पानी सही समय में दिए। 10-15 मिनट ही पहुँच गया, 10-5 मिनट में, ऐसा नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगाए। ऑक्सीजन के लिए मैं इधर उधर बहुत भटक रहा था। आज सूर्यकांत भैया ने ऑक्सीजन फ्री में दिया तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहीं रतनपुर में भटक रहता था, बिलासपुर जाने वाला था, लेकिन फ्री में सूर्यकांत भैया ने मुझे ऑक्सीजन प्रदान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उनको पता चला कि वहीं पर या फ्री में सुविधा, गैस सुविधा, मतलब सिलेंडर सुविधा करा रहे हैं, ऐसा करके उनसे संपर्क हुआ, तब जाके उन्होंने मुझे सिलेंडर की सुविधा प्राप्त किया। घर लगाने के लिए खुद लगा के आए हैं फ्री में। कोरोना से पहले भी सूर्यकांत जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराते नजर आ चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हुई तो वो फ्री ऑक्सीजन उपलब्ध कराने लगे। उन्होंने बताया कि कोरोना शुरू होने से पहले उन्होंने चंदा लेकर 4 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर रख लिए थे, जो अब लोगों के काम आ रहा है। ज़्यादातर अभी तक हमने देखा है रतनपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, जिनके कारण अभी हम लोगों ने ये ऑक्सीजन की जो मुहिम थी हमारी, इनको महत्व देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक शुरू किया गया था। पर अभी स्थिति कोरोना काल के कारण ग्रामीण क्षेत्र के अलावा नगर में भी बहुत इसका डिमांड हो चुका है। शहर में कोविड के कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके कारण सभी लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए जो है लगातार हम लोग ऑक्सीजन सबको उपलब्ध करा रहे हैं। जिनको भी ज़रूरत है, सोशल मीडिया के माध्यम से नंबर है हमारा, वो हमें फ़ोन कर रहे हैं। हमारी टीम जो है लगातार उनके पास जाके उनको ऑक्सीजन दे रही है, उनको डॉक्टर्स के परामर्श पर दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। कोरोना जैसे महामारी के संकट की घड़ी में जहां कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, वहीं बेबस, लाचार, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे लोगों के लिए सूर्यकांत जैसे कुछ लोग फरिश्ते बनकर मानव सेवा में दूसरों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज।